फॉरेन अफेयर फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपको मालूम है अभी चाइना के भी कामयाब दौरे से वापस आए हैं। कश्मीर के अंदर एक मुसलसल जो डेवलपमेंट हो रही, तो उस हवाले से फॉरेन मिनिस्टर साहब आज आपसे अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान कुछ अरसे से कहता चला आया और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो बड़ा दो टोक पाकिस्तान का मौक़िफ़, कश्मीरियों का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पिछले साल पेश किया, आज हालात इस नहज पर करवट खा रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर से और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं जो बीजेपी सरकार के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि 22 तारीख को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की 6 नुमाया जमातें एक जॉइंट स्टेटमेंट देती हैं, एक डेक्लरेशन पर सिग्नेटरी अपने सिग्नेचर्स, अपने दस्तखत वो करते हैं, जिससे कि वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो इक़दामात उठाए, उन इक़दामात की वजह से कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का दिल्ली के साथ जो रिश्ता था वो तब्दील हो गया है। दे हैव ऑल्टर्ड द रिलेशनशिप विद न्यू दिल्ली, ये वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इक़दामात जिनका उन्होंने ऐलान किया था, उनकी नज़र में पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो आ ही चुका है, आप जानते हैं, उनकी नज़र में गैर आइनी है। उनकी नज़र में वो समझते हैं कि रिलेशनशिप भी ऑल्टर हो गई। उनकी नज़र में वो समझते हैं, और आज बहुत से कश्मीरी दोनों तरफ कह रहे हैं कि जो कश्मीर की हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद है वो एक नई करवट ले रही है, जो 1989 से जारी है, वो आज एक सियासी करवट ले रही है और एक नया वहाँ एक पॉलिटिकल अलायंस, एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है। और उसका पहला जो है उसका नमूना आपने इस जॉइंट डिक्लेरेशन और इस जॉइंट स्टेटमेंट की शक्ल में देखा। अब अगर आप गौर फरमाएं कि उन्होंने उस जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहा, तो उससे आपको, मैं उनको कोट कर रहा हूं, उससे उनके जहन की अक्कासी करती है ये 2-3 जुमले। These 6 political parties, they are saying that political activities, यानी कि their political activities will be subservient to the sacred goal of reverting the status of Jammu and Kashmir as it existed on the 4th of August 2019। यानी कि 5 अगस्त के इक़दामात की वो नफ़ी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सारी जो सियासी जद्दोजहद है, वो जो 4 अगस्त को जो हमारी हैसियत थी, वो उसकी बहाली है। दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी आरएसएस सरकार का जो इक़दामात थे, ये गैर दानिशमंदाना थे और गैर आइनी थे, और हम इन्हें मुस्तरद करते हैं। और हम इस अज़म का ऐलान कर रहे हैं कि हम सब मिलके इसके खिलाफ लड़ेंगे, और उस वक्त तक लड़ेंगे
जब तक कि हम पुराना अपना तशख़्ख़ुस बहाल न कर पाएँ। ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब उन्होंने ये भी कहा हमें इस इरादे के इजहार में वक्त लगा, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम में से बहुत से लोग पाबंद सलासिल थे, बंद थे, नज़रबंद थे, कैदों में थे, और हमें कोई मशावरत का मौका नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे कुछ लोग रिहा हुए, हमें मिल बैठने का मौका मिला, तबादला ख्याल हुआ। अभी भी बहुत से लोग कैद में हैं। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, और हमारा ये एक स्टेटमेंट है और ये डिक्लेरेशन है। अब इस डिक्लेरेशन पे आप देखें इंटरेस्टिंगली कि फ़ारूक अब्दुल्ला जैसी शख्सियत के दस्तखत हैं। वो साबिक़ वज़ीर आला, न सिर्फ साबिक़ वज़ीर आला बल्कि उस जमात की क़यादत फरमाते रहे हैं जो माजी में दिल्ली की तरफ देखती रही है और प्रो इंडिया कहलाती थी। इस पे दस्तखत हैं मकबूजा कश्मीर की कांग्रेस पार्टी के जो सरबराह हैं उनके, गुलाम अहमद मीर, यानी कि जो मेन अपोजिशन पार्टी है हिंदुस्तान की, वो भी कांग्रेस इनकी तायीद कर रही है, इस मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो बरमला कह रही हैं 5 अगस्त के इक़दामात से गम और गुस्से की लहर जारी है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट या उसको दबाने से उस आवाज़ को दबाया हुआ है, लेकिन जो गुस्सा और गम है और जो लोगों की कैफियत है, हम उसकी अक्कासी कर रहे हैं, हम उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। अब 5 अगस्त के इक़दामात को वो किस नज़र से देखते हैं? वो समझते हैं कि इससे जो स्टेटहुड का और जो उनका तशख़्ख़ुस था उसको मलियामेट किया गया। वो समझते हैं कि जो उनकी एक अलहदा आइनी हैसियत थी उसे पामाल किया गया। वो समझते हैं कि जो उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ था, ज़मीन, इनहेरिटेंस, लैंड की प्रोटेक्शन का और रोज़गार की प्रोटेक्शन का, वो ख़त्म कर दिया गया। वो समझते हैं कि, और ये हकीकत है, सिर्फ समझते नहीं हैं, कि जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसको उन्होंने तकसीम कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। उनके अख्तियारात को भी महदूद कर दिया और उनको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया, यानी कि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। वो समझते हैं कि आज भी, और ये हकीकत है कि आज भी हज़ारों नौजवान ऐसे हैं जो डिटेन हुए हैं और अभी तक उन पे कोई चार्जेस फ्रेम नहीं है, बंद किया हुआ, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई चार्ज नहीं। और अक्सर जो लीडरशिप है, जो प्रो फ्रीडम लीडरशिप है, वो आज भी गिरफ्तार है, आज़ाद नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस किस्म की ओवर आर्चिंग रिस्ट्रिक्शंस, इस किस्म की पाबंदियां आज भी साल गुजरने के बावजूद मौजूद हैं, और उनकी वेरिएशन जो है वो रेंज करती है कर्फ्यू से लेकर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट तक। ये है उसकी रेंज, वेरी करती है फ्रॉम एरिया टू एरिया, बट पाबंदियां तसलसल से जारी हैं। वो कह रहे हैं कि कवानीन पहले भी कुछ थे, काले कवानीन, मसलन जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, वो आर्म फोर्सेस स्पेशल जो एक्ट है वो अपनी जगह नाफिज था। फिर 5 अगस्त के बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एक और नाफिज कर दिया गया, मज़ीद उनको उन पर कदगन लगाने के लिए, मज़ीद पाबंदियाँ उन पर आयद करने के लिए। ये जो काले कवानीन हैं उनका तसलसल
जारी है, उनमें इजाफा हुआ है। और इन इक़दामात से मकबूजा जम्मू कश्मीर की मईशत बर्बाद हुई है, उसको बेपनाह नुकसान पहुंचा है। और कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का तो यहाँ तक एक एस्टिमेट है कि इन इक़दामात से तकरीबन $5 अरब का एक साल में नुकसान हुआ है। अब बीजेपी सरकार के दावे क्या थे? उन्होंने जब ये इक़दामात उठाए तो उन्होंने कौम को, अपने लोगों को और दुनिया को क्या नवीद सुनाई, और उनको कायल करने के लिए, इन इक़दामात पर कायल करने के लिए उन्होंने क्या एक नक्शा खींचा। उनका नक्शा ये था कि जो हम इक़दामात उठा रहे हैं महज जम्मू और कश्मीर की तरक्की हमें मकसूद है, इट इज़ फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर बेटरमेंट हम ये कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ये इक़दामात इसलिए उठा रहे हैं कि इससे तो हमने इस इलाके में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है। अब आप बताइए कि अगर ये इक़दामात वहाँ की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए थे, तो फिर एक मंतकी सा सवाल ज़हन में उठता है कि एक साल बाद 5 अगस्त 2020 को वहाँ तो खुशी की लहर होनी चाहिए थी, तो वहाँ फिर पाबंदियाँ और इस किस्म का जो आपने सीज और लॉकडाउन, उसका मुजाहरा क्यों देखा? लोगों को तो खुश होना चाहिए था, मिठाइयाँ तकसीम होनी थी, ऐसा दिखाई नहीं दिया। इन्वेस्टमेंट्स बताइए, इस एक साल में कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है? खाक इन्वेस्टमेंट आनी है, जहाँ हर 8 शख्सियात पर एक फौजी संगीन लेके खड़ा है। उस माहौल में कहाँ इन्वेस्टमेंट आ सकती है? फिर वो कहते हैं कि ये हमने जो कुछ किया है, ये हमने पब्लिक गुड के लिए किया है, उनकी बेहतरी के लिए किया है। अच्छा, अगर आपने बेहतरी के लिए किया है तो फिर आप जैसे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को, इंटरनेशनल मीडिया को इजाज़त दे दे वहाँ जाने की और अपनी राय कायम करने की। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो बारहा ख्वाहिश कर रही हैं कि उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए और ख़ुद वो अपना जायज़ा ले के रिपोर्ट कर सके कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, तो फिर उन पर पाबंदी क्यों है? फिर ये भी वो दावा कर रहे थे कि ये जो हमने इक़दामात उठाए, ये फ़कत अमन अम्मा की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की खातिर उठाए। अब आप खुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक साल में क्या अमन अम्मा की सूरत हाल बेहतर हुई है या बिगड़ी है? इस एक साल में सीज़ फायर वायलेशंस में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इसका दुनिया खुद अंदाज़ा लगा सकती है। और ये जो उनके दावे थे बीजेपी सरकार के, ये 6 वहाँ की नुमायां मौसर पार्टीज, देखिए हुर्रियत का मौक़िफ़ तो आपके सामने है, उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, उससे तो आप पूरी तरह बाखबर हैं। ये वो लोग हैं जो माजी में दिल्ली की तरफ देखा करते थे, आज उनका रुख मुड़ गया है, आज वो दिल्ली की तरफ नहीं देख रहे। ये एक इतनी बड़ी तब्दीली है जिसको अगर समझा जाए और जो पॉलिटिकल एलिमेंट है वो समझ सकता है कि ये कितनी गैर मामूली तब्दीली है। और ये 6 पार्टीज़ कह रही हैं, हम इस नैरेटिव को, इस बयानिए को हम तस्लीम नहीं करते जो दिल्ली सरकार हम पर मुसल्लत कर रही है। मैं, आपके इल्म में है, अभी लौटा हूँ चीन से, और वहाँ ये दूसरी नशिस्त थी हमारे स्ट्रेटेजिक डायलॉग की, बहुत सी बातों पर तबादला ख्याल हुआ, तो कश्मीर का तस्करा और ज़िक्र भी आया। और क्योंकि बात कश्मीर पे हो रही है तो मैं उसका जिक्र सिर्फ अर्ज़ कर दूँ कि चीन की हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है।
आपने देखा कि जो एक साल में 3 नशस्तें हुई सलामती काउंसिल में, वो चीन के बगैर मुमकिन न थी। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन उन्होंने दोबारा 2 चीज़ें की। एक, उन्होंने हिंदुस्तान के कुछ क्लेम्स को रिजेक्ट किया, और चीन वाज़े तौर पे कह रहा है कि 5 अगस्त के हिंदुस्तान के इक़दामात को वो यकतरफ़ा यूनिलैटरल समझते हैं, मुस्तरद करते हैं। ये एक खित्ते की बहुत अहम क़ुव्वत और हमसाया ये कह रहा है। वो कहते हैं कि जो इंडियन क्लेम्स हैं, ख़ास तौर पर ईस्टर्न लद्दाख पर, हमें कबूल नहीं है, हम उन्हें तस्लीम नहीं करते। ये बड़ा वाज़े उनने मौक़िफ़ अख्तियार किया है। और जो उनका स्टैंड ऑफ है, वो स्टैंड ऑफ ख़त्म नहीं हुआ। 5 नशिस्तें हुई कोर कमांडर्स की, डिप्लोमेटिकली भी गुफ्तगू शुनीद हुई। वज़ीर ख़ारजा स्टेट काउंसलर वांगी के साथ जयशंकर साहब की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, लेकिन नतीजा खेज नहीं रही। वो वहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं और कायम हैं अपने मौक़िफ़ पर, एंड दे आर नॉट रेडी टू ब्लिंक। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो सामने आती है। फिर उन्होंने रीइटरेट किया, जो जॉइंट स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरा होगा, जो डायलॉग के अख्ताम पर जारी किया गया, उस पर उन्होंने एक मरतबा फिर क्या कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर को हम एक मुतनाज़ा इलाका समझते हैं, हम समझते हैं इसका हल निकलना चाहिए और पीसफुल ज़राए को हम तरजीह देते हैं, पुरअमन तरीके से इसका हल निकलना चाहिए। हम समझते हैं कि यूएन चार्टर के मुताबिक इसका हल निकलना चाहिए। हम समझते हैं कि सलामती काउंसिल की जो मुतल्लिका करारदादें हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इसका हल निकलना चाहिए। और हम समझते हैं जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, उनको मलूज़ ख़ातिर रखते हुए इसका हल निकलना चाहिए। ये बड़ा वाज़े दो टोक उन्होंने मौक़िफ़ फिर अपनाया है आज से चंद रोज़ पहले। फिर वो ये भी कहते हैं, और इससे मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में खासी सुना है कि परेशानी भी लाहक हुई है, कि हम यानी कि पाकिस्तान और चीन, we will act collectively to protect our mutual strategic interests. Act collectively to protect our mutual strategic interests and promote peace, prosperity and development in the region. यानी कि डेवलपमेंट का तज़किरा करके वो जो सीपेक पे उनके कोई इतराज़ात थे, उन्होंने यकमुश्त उनको भी मुस्तरद कर दिया। फिर पाकिस्तान ने भी और फॉरेन ऑफिस का भी आपके सामने स्पोक्समैन तशरीफ़ फरमा है, मौक़िफ़ बड़ा वाज़े आया है। जो मेरे दौरे के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हिंदुस्तान की ने जो एक अपना मौक़िफ़ अपनाया, और चीन और पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट पर जो उनका रिएक्शन था, उस पर हमारा बिल्कुल एक वाज़े मौक़िफ़ है, वो बिला जवाज़ है और गैर ज़िम्मेदाराना है। एक, हम वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का ये दावा कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट, या जिसको उर्दू में अटूट अंग कहते हैं, वो है, हम उसको तस्लीम नहीं करते। और ये कि हमारा ये अंदरूनी मामला है, इसको दुनिया तस्लीम नहीं करती। अगर दुनिया तस्लीम कर रही होती तो 3 नशिस्तें सलामती काउंसिल में ना होती ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान
हिंदुस्तान का जम्मू और कश्मीर पर तारीखी लिहाज से कोई क्लेम नहीं ठहरता, कानूनी लिहाज से बहुत कमज़ोर उनका मौक़िफ़ है, और इखलाकी एतबार से वो जो भी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी थी वो अपने इक़दामात से खो चुके हैं। और ये जो उनका दावा है, और दुनिया को जो दावा देने ये तासुर देने की कोशिश करते रहे हैं कि हालात वहाँ इस एक साल में मामूल की तरफ लौट आए हैं, ये क्लेम इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ का उसकी नफ़ी कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान कहे तो कह सकते हैं जी पाकिस्तान का तो एक बायस्ड ओपिनियन है, बट दिस इज नॉट पाकिस्तान। ये वहाँ के अपने लोग कश्मीरी कह रहे हैं, कश्मीरी कह रहे हैं। ये कश्मीर की आवाज़ है जो हमारे कानों में सुनाई दे रही है। और फिर इंटरेस्टिंगली इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, अब इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप आप सब जानते हैं कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स पर अपनी राय रखते हैं, और उनका एक वो तनकीद करते हैं, हम पे भी तनकीद करते रहे। पाकिस्तान पे उन्होंने बेपनाह तनकीद की है माजी में, एक उनकी इंडिपेंडेंट राय है। आज वो कश्मीर की रेजिस्टेंस को किस नज़र से देख रहे हैं? आप हमारी ऐनक से नहीं, उनकी ऐनक से देखिए, तो वो कह रहे हैं कि ये एक मैस रेजिस्टेंस है। They have started using the terms mass resistance। अब ये नई इस्तिलाह जो देखें, अब ये नई, क्योंकि बयानिया तब्दील हो रहा है, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ पिट रहा है। वो जो उनका था कि जी घुसपैठिए आते हैं, दहशत गर्दी है, nobody is buying that, that is petering out। और ये जो अब नैरेटिव उभर रहा है मैस रेजिस्टेंस, लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिजिनस। उनका तो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ था, ये तो पाकिस्तानी आके शरारत करते हैं। वहाँ तो सब जैसे कहते हैं ना सत्ते खैरान है, ये तो पाकिस्तानी शरारत करते हैं। बट दे आर सेइंग नो, द रेजिस्टेंस इज इंडिजिनस। अब ये इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप कह रहा है, और मुतालबा क्या कर रहा है? मुतालबा कर रहा है कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस लिया जाए। यही तो कश्मीरी कह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के। यही तो आज कश्मीरी कह रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के। और यही तो पाकिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तान के। और यही तो कश्मीरी जो पूरी दुनिया में रह रहे हैं, चाहे बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में, और मुख्तलिफ दारुल खिलाफों में आपने उनके इज्तिमा देखे, यही कह रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह एक पब्लिक ओपिनियन जेल कर रही है, और वो हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रही है। पाकिस्तान ने दुनिया को सेंसिटाइज किया है, और हम करते रहेंगे, और हम उनको बाखबर हमने रखा है और रखेंगे आइंदा भी, कि इस सरकार से बैद नहीं है, अपनी कश्मीर पॉलिसी की नाकामी को सामने रखते हुए इनसे बैद नहीं है ये कोई नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाटक रचाएं, और हक़ के खुद इरादियत की इस पॉलिटिकल रेजिस्टेंस को फिर दहशत गर्दी से तशबीह देने की कोशिश करें। उनसे बैद नहीं है, और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाएं। कि मैंने अपने मुख्तलिफ मरासलों में, मैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भी और सदर सलामती काउंसिल को भी ये बावर करा चुका हूँ बारहा इन राइटिंग। हिंदुस्तान ने अपने मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए एक मरतबा नहीं, बारहा दरोह गोई से, झूठ से काम लिया है। मिसाल के तौर पर जब उन्होंने 1 लाख एडिशनल ट्रूप्स भेजने थे 5 अगस्त के इक़दाम से पहले, तो उन्होंने कहा कि हम ये इसलिए एडिशनल ट्रूप्स, एडिशनल कुमक हम इसलिए भेज रहे हैं कि वहाँ जो यात्री हैं और जो टूरिस्ट हैं, सियाह हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। दर हकीकत उनकी प्रोटेक्शन तो नहीं थी। दर हकीकत वो 5 अगस्त के जो इक़दामात थे उसके खिलाफ जो एक आवाज़ उठनी थी, उसको दबाने के लिए और कुचलने के लिए एक पेश खैमा था, बंदोबस्त था। अब ये पहली मर्तबा नहीं है
کہ وہ دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکتے رہے ہیں. میں 3 اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اقوام متحدہ میں کیس کون لے کر گیا؟ پاکستان یا ہندوستان؟ ہندوستان لے کر گیا. وہاں فیصلہ جو ہوا اور جس کا وہ پابند تھا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں ایک اپنا لوگوں کی امنگوں کے مطابق یو این کے تحت رائے شماری ہوگی. اس سے کون بھاگا؟ ہندوستان. اس کی نفی کون کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جھوٹ کس نے بولا اور مسلسل کون بولتا چلا آ رہا ہے؟ ہندوستان. پھر انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر جموں کشمیر کو ایک فساڈ دیا ہوا تھا آف سیلف رول، اس کی نفی کس نے کی؟ 5 اگست 2019 کو اس کی نفی کس نے کی؟ ہندوستان. پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ میجرز لیے ہیں وہ کشمیریوں کی بہتری کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے یہ اتنا بڑا فریب ہے کشمیریوں کے ساتھ. در حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور کشمیری بھی جانتے ہیں یہ ان کی بہتری کے لیے نہیں، ان کی اکثریت کو اقلیت پہ تبدیل کرنے کے لیے لیے گئے ہیں. ان کو ڈس انفرنچائز، ان کو ڈس امپاور کرنے کے لیے لیے گئے ہیں اور یہ واضح ہو رہا ہے. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس 1 سال کے اندر انہوں نے بارہا کوشش کی ان کے عزم کو، ان کے ریزالو کو توڑنے کی، ناکام ہوئے. اور یہ جو آج نئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ایک نیا ایک پولیٹیکل موومنٹ، ایک تحریک جو اب وہاں اٹھ رہی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فتح کشمیریوں کی ہے اور یہ سہرا فقط کشمیریوں کے سر جاتا ہے. اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، ان کی ریزسٹنس نہ ہوتی، ان کا عزم نہ ہوتا تو ہندوستان کامیاب ہو چکا ہوتا. کئی دہائیوں میں، 7 دہائیوں میں ایسا نہیں ہوا اور اس ظالمانہ اقدام کے باوجود ہندوستان اور پاکستان اور انٹرنیشنل کشمیری کمیونٹی نے اس کو مسترد کر دیا. شکریہ. جی اب وکیل صاحب آپ کرنا ہی چاہ رہے ہیں کوشچن پلیز. جی بہت شکریہ مدین حیدر، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ کشمیر کے مدعے کے اوپر روشنی ڈالی. اب صرف اس 3 پہلوؤں کا اول تو یہ بتائیے کہ واٹ از نیکسٹ. آپ نے میپ بنا لیا، آپ نے چین کے ذریعے سلامتی کونسل میں معاملہ اٹھوا دیا، لیکن جو ہندوستان کے اقدامات ہیں وہ اقدامات ہیں. اور 5 اگست کو آپ نے اینیورسری بھی منا لی. لاک ڈاؤن بھی اسی طرح ہے، ایٹراسٹیز بھی اسی طرح ہے، ظلم اور بربریت بھی اسی طرح ہے. تو آپ بتائیے کہ واٹ از نیکسٹ، کہ سفارتی تمام آپشنز آپ نے استعمال کر دیے، سفارتی آپشنز کے ذریعے مسئلہ کشمیر یا لاک ڈاؤن بھی ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسرا کیا آپشن ہے؟ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا آپ نے جو چین روانگی سے قبل دھماکہ خیز انٹرویو دیا تھا جس میں کہا تھا کہ اب ہم OIC کا متبادل اجلاس بلا سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر. اس موقف میں کیا پیش رفت ہے؟ آیا اسی موقف پہ برقرار ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس لیے کہ OIC ایک اہم پلیٹ فارم ہے، سعودی عرب کا اس کے اوپر اثر و رسوخ ہے اور وہ یقینی طور پہ OIC کا اجلاس سعودی عرب کے اثر و رسوخ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس پہ بھی روشنی ڈالیے. بہت شکریہ. دیکھیے، کین آئی جسٹ آنسر دیٹ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جموں اور کشمیر میں لاک ڈاؤن کے خلاف علم بغاوت بلند ہو گیا ہے. دیکھیے، پولیٹیکل موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ ایوالو کرتی ہیں. رات کو بجلی کا بٹن نہیں ہے کہ آپ دبائیں گے تو یکدم وہ کمکما جل جائے گا. اٹ ٹیکس ٹائم. پیپل ڈائجسٹ دا سچویشن.
people consult each other, they ponder over it, and then they make up their minds. یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ایک بڑا واضح پہلا اعلان ہے، پہلا ہندوستان کو، نریندر مودی کو پہلا اعلان ہے کہ کشمیریوں نے تمہارے 5 اگست کے قدم اقدامات کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے، ایک پیسفل پولیٹیکل ریزسٹنس کا آغاز ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے نمبر 1. اور یہ پاکستان کا جو یہ ہماری جو کاوش ہے ٹو گیو دم دی پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ، اس کو تقویت دیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جون میں آپ نے دیکھا کہ جون آنورڈ 15 جون آنورڈ جو ایک اسٹینڈ آف ہوا اور پھر 20 کے قریب ہندوستانی جو سپاہی ہیں وہ وہاں ہلاک بھی ہوئے، تو ایک نئی صورتحال نے جنم لیا کئی دہائیوں بعد. اور ضروری تھا کہ میں چین جاتا، اور پاکستان کا موقف تو چین کے سامنے تھا، ان کے سامنے تھا، اور وہ ہماری تائید کرتے رہے. لیکن اس نئی صورتحال کو جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بالمشافہ ان سے ملاقات کرتا اور ان کے تاثرات اور ان کا جو اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو سمجھتا. میں جو میری نشست وہاں ہوئی ہے، میں واپس آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو ذہن ہے اس میں کوئی مجھے تزلزل دکھائی نہیں دے رہا. بڑا واضح ان کا موقف ہے. اور جو ایک پہلے ایک تاثر تھا وہ جو کہ جی اب وہ ٹریڈ ہو رہی ہے اور وہ ہان اسپرٹ جو ہے اور وہ کچھ قربتیں، نہیں، مجھے وہ ایک بڑا واضح اور دو ٹوک موقف اور ایک ریزالو اور ڈٹرمنیشن دکھائی دی. اور یہ بہت ضروری تھا کہ اگر ہم نے آئندہ کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو ہمیں اپنے گرد و نواح بھی دیکھنا ہے. اور گرد و نواح کی صورتحال میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. مثال کے طور پر تاثر یہ تھا کہ جتنے سارک کے ممالک ہیں وہ ہندوستان کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، لیکن یہ تاثر بھی آپ دیکھیں دھیرے دھیرے زائل ہو رہا ہے. نیپال نے ہندوستان کو آنکھیں دکھا دی، آپ کے سامنے قرارداد آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش جن کی بہت قربت داری، آج آپ ان میں وہ گرم جوشی نہیں بلکہ سرد موری دیکھ رہے ہیں. یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. تو اگر آپ وہ دیکھیں، اگر ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے. اور ان تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی منصوبہ بندی کرنی ہے انشاءاللہ، اور کریں گے اور کر رہے ہیں. نمبر 1. دوسرا آپ کا سوال تھا OIC سے. اور دیکھیے OIC نے کشمیر پر بارہا ریزولوشنز آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، اور ان ریزولوشن میں کوئی ابہام نہیں ہے، واضح ہیں، دو ٹوک ہیں اور پاکستان کے موقف کے عین مطابق. ابھی جو کووڈ-19 کے دوران ایک ہماری جو ورچوئل کانفرنس ہوئی جس پہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ خود تشریف فرما تھے، اور ہم نے جو اسٹیٹمنٹ بنایا تھا اس کانٹیکٹ گروپ کا ہم نے سب سے شیئر کیا تھا، اس کو ان سعودی عربیہ نے منون اس کی تائید کی. آپ وہ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. دیر از نو ایمبیگوٹی، ایبسولوٹ کلیئرٹی. میں آج واضح طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں، کشمیر پہ سعودی عربیہ کا موقف میں کوئی فرق نہیں ہے، اور OIC کا موقف آپ کے سامنے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے آگے لے کے کیسے چلنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان اور سعودی عربیہ آپس میں مختلف پرپوزلز ہیں، ان کو ڈسکس
हमने किया भी है और करेंगे भी सही, और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और ये जो एक तासुर देने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पे कि ये हो गया, वो हो गया, बिगाड़ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। जी शुमाइला, अरब न्यूज़, जी सर प्लीज। सर अस्सलामुअलैकुम, साइमन शबीर न्यूज़ से। सर पहले तो आपने ओएलसी के बारे में मौका दे दिया है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स योर स्टेटमेंट अबाउट ओएलसी। Sir, kindly if you can clarify a little bit more that whether you have contacted the contact group of OIC on Kashmir to move forward in a way on Kashmir issue. And secondly, sir, kindly if you can explain that the delegation of Taliban is visiting Pakistan on the invitation of Pakistan government. So 3-4 days ago, Foreign Office also reposted the sanctions of all Taliban group, including Abdul Ghani Barar. So would you kindly like to comment on this and explain that you think it is a little controversial? Not at all, not at all. हमने दावत दी है, हमने हमारी मशावरत उनके साथ रही, और आपके इल्म में होगा कि दोहा की जो पीस एग्रीमेंट से पहले इसी दफ्तर खारजा में वो तशरीफ़ लाए और हमारी एक नशिस्त हुई, और बहुत तवील और मुफीद नशिस्त हुई। और फिर आपने देखा कि खुदा के फजल करम से डेवलपमेंट्स हुई, निगोशिएटिंग टेबल पर आए, लोग बैठे, आसान नहीं था, बहुत पेचीदगियाँ थी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, और धीरे धीरे आपने देखा कि 29 फरवरी को तालिबान में और अमेरिका में एक पीस एग्रीमेंट हो गया। उस पीस एग्रीमेंट का जो अगला मंतकी कदम था, वो क्योंकि हासिल करना क्या है, अमन, इस्तेहकाम, रिकन्सिलिएशन, ये ऑब्जेक्टिव थे ना उसके। अगर ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो अगला मंतकी नतीजा बनता है इंट्रा अफगान डायलॉग। उस इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए कुछ शराइत थी, और उसमें सबसे बड़ी जो शर्त थी वो रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स की थी। उसमें कुछ आपके सामने है, कुछ मुश्किलात आईं, उन मुश्किलात पर काफ़ी हद तक अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आ गई है। आपने देखा कि जो तालिबान ने कमिट किया था, उन्होंने उन कैदियों को रिहा किया है, और वो 5000 का फिगर जो उन्होंने मुतालबा किया था, उनमें से अब मैं समझता हूँ कि वाज़ेह अक्सरियत वो भी रिहा हो चुकी है। कोई इक्का दुक्का चीज़ें रह गई हैं, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उस पर भी बेहतरी आएगी। तो हमने आपस में एक मशावरत और बाहमी एतमाद को, अमन और इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको दोबारा दावत दी है, कल उनसे नशिस्त इंशाअल्लाह होगी। उस नशिस्त में क्या चीज़ें सामने आती हैं तो फिर मैं किसी अगले मौके पे आपकी खिदमत में पेश कर सकूँगा। लेकिन मैंने एक और चीज़ की है कि चीन में जहाँ मैंने कश्मीर पे बात की, वहाँ अफ़गानिस्तान पे भी मेरी फॉरेन मिनिस्टर वांगी से तफसीली नशिस्त हुई और तबादला ख्याल। जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरी बात तो मुकम्मल हो जाए, एक सेकंड, ये मैं जवाब दे दूँ। तो मैंने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की अफ़गानिस्तान पर। चाइना इस सारे प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने बड़ा एक इस पर कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। चाइना के भी राब्ते हैं, और इस खित्ते का अहम मुल्क है और हमसाया है। तो उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि इनसे भी मुलाकात हो रही है, और वो जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं चीन के, जो अफ़गानिस्तान से डील करते हैं, उनको आप फिल फॉर इस्लामाबाद भेजिए। और फॉरेन मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो इनके बाद इंशाल्लाह वो भी तशरीफ़ लाएंगे, ताकि हमारा एक कोऑर्डिनेटेड कंसिडर्ड अप्रोच हो कि हमने आगे कैसे बढ़ना है।
وہ آپ کی سیچوریشن جو آپ کی پیاس ہے وہ ایک نشست میں بجھ نہیں پائے گی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بجھا دیں گے. میں اس میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں تو پلیز ایک سوال تک میں ضرور شاہ صاحب. جی دور ہو جائے گی, فکر نہ کریں. سر دس از ظہور شاہ فرام قریشی صاحب, جس طرح یہ تو بڑا واضح ہے کہ امریکہ اور افغانستان کو ایک لیول پہ لانے والا پاکستان تھا اور پاکستان ہی کی فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ ہوا. تو کیا انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہے یا جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کوئی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, اسپیشلی کیپنگ ان ویو دا فیکٹ جب افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. ریسنٹلی ایک رپورٹ میڈیا پہ ہم لوگوں نے چلائی ہے کہ افغان این ڈی ایس اور لاء جو ہے وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے 3 طالبان کو پھر سے اکٹھا کر دی. دیکھیے آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ افغانستان کے امن, استحکام, ترقی, خوشحالی میں پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے. جو پاکستان کی جو ماضی میں ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ رہا, جس طرح افغانوں کو ہم نے, پاکستانیوں نے یہاں اپنے گھر میں ان کو پناہ دی, ان کی خدمت کی, تعلیم, صحت, ہر چیز میں ہم نے ان کو سہولیات دی, وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. But there is an element, obviously there is an element, ہمارے جو مشرق پہ بیٹھا ہے ہمارا پڑوسی, وہ تو نہیں چاہے گا کہ حالات سدھریں. اور ہم نے بارہا انٹرنیشنل فورمز پر میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دیر آر اسپوائلرز, اور ان اسپوائلرز میں آپ کو زیادہ دور نہیں دیکھنا پڑتا جی. تو ان کی تو خواہش اور کوشش رہتی ہے غلط فہمیوں کو جنم دینے کی, جو ماضی کے جو اپنا وسوسے ہیں ان کو دوبارہ کرودنے کی, وہ کرتے رہتے ہیں کوشش. لیکن دیر از اے نیو ریالٹی ڈاننگ, اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی واضح اکثریت عوام کی, اور اس میں حکام بھی شامل ہیں, امن چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بہت نقصان ہو گیا, بہت نقصان ہو گیا, معاشی نقصان بھی ہوا, مالی نقصان بھی ہوا, جانی نقصان بھی ہوا, اور مزید اس کے متحمل ہو نہیں سکتے, اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. تو حل یہی ہے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ. تو اس کے لیے وہ پیش رفت آگے ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ 400 کے جو قیدیوں پر ایک دقت سامنے آئی, تو اشرف غنی صاحب نے, صدر اشرف غنی صاحب نے پورا لویا جرگہ کا اہتمام کیا, اور اس لویا جرگہ نے اس فیصلے کی تائید کر دی. تو یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے. تو دیر از وہاں اسپوائلرز بھی ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دس از دا وے فارورڈ, اور پاکستان نیک نیتی سے ان کی مدد کر رہا ہے. ہم نے مداخلت اور انٹرفیرنس ہماری نہ پالیسی ہے نہ ضرورت ہے. ریکنسائل کس نے کرنا ہے؟ افغانوں نے. اپنے مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ افغانوں نے. ہم تو ایک معاون کا, ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں, کوئی فیصلہ ان پہ مسلط نہیں کر سکتے. جی پلیز. جی بالکل بات ہوئی, اور ہی از ویری کین ٹو کم, اینڈ دونوں سائڈ سمجھتی ہیں کہ انشاءاللہ ان کا جو یہ دورہ ہوگا غیر معمولی نوعیت کا ہوگا. اب اس کے لیے جو کہ ایک پوری ایک صورتحال ہے, ریجنل سچویشن اور انٹرنیشنل سچویشن میں جو فلکس ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کی دورے سے پہلے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی, تیاری کی ضرورت ہے. تو یہ جو نشست تھی اور یہ جو بیٹھک تھی, اس کی طرف ایک اہم پیش رفت تھی. انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں مزید بھی ہمارا انٹریکشن
ہونے چلا ہے، اور وہ جہاں بات کو میں چھوڑ کے آیا ہوں اور اس سے جو اگلا روڈ میپ ہے جو طے کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ اس کی طرف بھی آپ کو پیش رفت دکھائی دے گی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور آبویسلی کووڈ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیٹس کا تعین کیا جائے گا. جی پلیز سیکنڈ جی کوشش تو یہی ہے، نیت بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ پیچیدگیاں کم ہوں اور انٹرا افغان ڈائلاگ کو جلد از جلد شروع ہونا چاہیے. یہ سب کے مفاد میں ہے، ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے، افغانوں کے مفاد میں ہے، اور ہم ان کی خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے ہمسائے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک دیر پا دورست تعلقات کے خواہش مند ہیں، برادرانہ تعلقات کے. ہم پلہ ایک ساورن اسٹیٹ ہے افغانستان، ہم اس کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس میں پیش رفت ہو. اب کتنے دن رہیں گے اور کس سے ملیں گے، یہ کچھ سوالات ہیں جن کو ذرا جی پلیز. کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے اسرائیل کے حوالے سے، خصوصاً جو موجودہ حالات ہیں ان میں. دوسرا یہ تعریف ہے سعودیہ کے بارے میں بہت رومرز ہیں ریلیشن کے پاکستان اور سعودیہ کے ریلیشن. کیا آپ تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ انہوں نے پیسے کیوں واپس مانگے اور پیٹرول کیوں بند کیا؟ آپ کا جو سوال کا دوسرا جز ہے وہ مفروضے پہ مبنی ہے. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نمبر ایک، کیا سرائیاں ہیں، ٹھیک ہوتی رہتی ہیں. کیا سرائی نہیں کریں گے تو آپ کی دکان کیسے چلے گی میرے بھائی؟ تو اسی بھی خبر لانی ہے نا کوئی نہ کوئی. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی دکان بند ہو جائے، اس دکان میں وائبرنٹ دکان ہونی چاہیے انشاءاللہ، اور میں پوری کوشش کروں گا اس کی وائبرنس میں اضافہ کرنے کی، فکر نہ کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے تعلقات مستحکم ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ہم ایک دوسرے کے ہمارا دیکھیے تعلق کوئی ہمارا کل کا نہیں ہے، اور یہ تعلق قلبی ہے، پیپل سینٹرک ہے. صرف حکومتوں کے درمیان نہیں ہے، لوگوں کے درمیان بھی ہے. ٹھیک، جب لوگوں کے درمیان اتنا محبت کا تعلق ہو تو تعلق سے توقعات اٹھتی ہیں نا. اگر میرا آپ سے تعلق ہے تو میں آپ سے توقع لگاؤں گا نا. اگر میرا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے تو میں آپ سے امید کیوں لگاؤں گا؟ تو کشمیر پر پاکستانی لوگوں کا اپنا ایک موقف ہے، توقعات ہیں. وہ اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے توقع رکھتے ہیں، اور اس توقع کا اظہار ہم کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ نے کہا انٹرنیشنل دباؤ، تو وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کسی دباؤ میں نہیں آئے گا. پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے، عمران خان صاحب نے اس کو پیش کر دیا ہے. انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا موقف پیش کیا ہے، اور یہ قوم کے امنگوں کی ترجمانی کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ وقت لیا، لیکن سعودی عرب نے بھی اس پہ اپنا موقف انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے، اور ان کے موقف میں اور ہمارے موقف میں مکمل یگانگت ہے، مماثلت ہے. ٹھیک، تو ہمارا موقف جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امہ کی واضح اکثریت کا موقف یہی رہے گا. پاکستان کسی دباؤ کے تحت آ کے اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرے گا. پلیز. بہت بہت شکریہ سر. محمد جلیل فرام وائس آف امریکہ. سر آپ نے چائنا کی وزٹ کا ذکر کیا، وہاں پہ بھی جو افغان امن ہے اس کے بارے میں آپ کی بات کی. آپ نے بتایا کہ چین اسپیشل انوائے ہیں افغانستان، وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. طالبان کا موقف اسلام آباد میں ہے
क्या कोई ट्राईपार्टाइट बीजिंग चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान की पाइपलाइन में है? क्या तालिबान की विजिट के बाद आप काबुल की जो क़यादत है उनको इक़दामात में लेंगे? इस तरह की बातचीत का इम्कान है सर? आपके इल्म में है कि देयर इज़ अ ट्राइलैटरल अरेंजमेंट बिटवीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना. उनकी नशिस्तें हो चुकी हैं. मैंने ख़ुद उसमें पार्टिसिपेट किया है और हम करते रहते हैं और हस्ब ज़रूरत हम आइंदा भी करेंगे ताकि हम एक पेज पे रहें. और ज़रूरत होती है कि हम एक दूसरे को एतमाद में लें, अपनी जो चैलेंजेस हैं वो शेयर करें. शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है ना, द शेयर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ पीस, स्टेबिलिटी. अब उस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए यू हैव टू स्टे इन टच, यू हैव टू कम्युनिकेट. मिसकम्युनिकेशन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जन्म देती है. एंड द मोर यू कम्युनिकेट द बेटर द एनवायरनमेंट बिकम्स. तो हम उसको इंशाल्लाह परसू करते रहेंगे. We can now take last two Last, questions. because I have a meeting at 2 o'clock. Naveed, सर नवीद अकबर आईटी से। सर मेरा सवाल ये है कि आप चाइना से दुआ करके आए, किसी से मुलाकात भी हुए, तो फीडबैक सबसे अहम इशू है पाकिस्तान की रिलीजन. उसके ऊपर इंडियन एप्लीकेशन भी है, भारत उसके साथ प्रोपेगेंडा भी करता रहता है. जो कल इंडिया की तरफ स्टेटमेंट आया उनके जिसे कश्मीर का जिक्र भी था वो भी उसी तनाज़ुर में था, उसमें भी फीडबैक का सिलसिला था. तो फीडबैक के खिलाफ जो साजिशें हैं उसको काउंटर करने के लिए क्या बातचीत हुई है पाकिस्तान की दरमियान, उसको आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, चीन का और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है. सीपेक जो है ये हमारा कोई एक सोचा समझा प्रोजेक्ट है. ये हम समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से न चीन को, न सिर्फ पाकिस्तान को, पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा. और इससे फ़रोग़ क्या पाएगी चीज़? रीजनल कनेक्टिविटी. और रीजनल कनेक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वैसे वैसे उभरेंगी, जिससे कि पाकिस्तान को, चीन को और पूरे इस रीजन को, खित्ते को फ़ायदा होगा. तो चाहे तनकीद होती रहे, चाहे इसमें रखना अंदाज़ी होती रहे, चीन और पाकिस्तान मुसलसल इस पर अपने सफ़र को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह उसकी रफ्तार में तेज़ी आएगी. आप देखेंगे उसमें कोई कमी नहीं आएगी. हमारा जो स्ट्रेटेजिक कंपस जो है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई अभाव नहीं है. तो हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे. लोग जो नाक़दीन है वो तनकीद करते रहेंगे, हम अपने मकसद की तरफ बढ़ते चले जाएंगे. हिंदुस्तान जो कहता है कहता रहे. जी लास्ट क्वेश्चन जी. नहीं जी. पाकिस्तान ओवैसी का फाउंडर है, खासतौर पे फ़लस्तीन के हवाले से ओवैसी के तमाम ममालिक का एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी था. अब यूएई ने सख्त ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया है और अमेरिका ने कहा है कि दीगर और भी अरब ममालिक उसको तस्लीम करने जा रहे हैं. तो आप क्या समझते हैं ओवैसी का जो एक मौक़िफ़ था या उसका जो वजूद क़याम में आया था वो अब रह पाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो एक तारीख़ी मौक़िफ़ था वो जज्बाती नहीं था, वो हक़ाइक़ पर मबनी था, वो असूलों पर मबनी था. और उसमें न सिर्फ उम्मा के जज्बात हैं, उसमें अरबों की ख्वाहिशात भी हैं. तो ये एक मिला जुला रद्द-ए-अमल था. मेरी राय में आज भी देखिए यूएई ने एक फ़ैसला किया है. हर मुल्क को एक अपना बायलैटरल फ़ैसले का इख्तियार है. वो एक आज़ाद मुल्क हैं, एक स्टेट हैं, अपने फ़ैसले कर सकते हैं, बाख्तियार हैं. लेकिन मैं समझता हूँ कि वाज़ेह सोच जो है वो वही है जो पहले थी और जिसका अभी जिसको रीइटरेट किया है सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने. थैंक यू. जी थैंक यू वेरी मच.